जो कनाडा सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये सामाजिक सरोकार को लेकर जो आज देश भर में इमिग्रेशन के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, लोगों के साथ में काफी धोखाधड़ी हो रही है, उसको लेकर ये एक अभियान चला रहे हैं। इनका मानना है कि लोगों को, उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिले जो संबंधित सरकारों से, संबंधित विदेशी सरकारों से मान्यता प्राप्त लाइसेंस शुदा है। एक वकील होता है, लॉयर होता है, और लॉयर की डिग्री करने के बाद बार काउंसिल का मेंबर होता है, देन ही इज एलिजिबल टू स्टार्ट द प्रैक्टिस। लेकिन हमारे समाज में क्या, इंडिया में, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी के पास भी कोई भी पॉलिसी या नीति कोई इमिग्रेशन से संबंधित नहीं है। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और हरियाणा चीफ मिनिस्टर, पंजाब चीफ मिनिस्टर्स, ऑल डिविजनल कमिश्नर्स, ऑल डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ हरियाणा पंजाब, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने यही उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भी किसी तरीके से आपके पास कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो ये निर्धारित कर सके कि किस व्यक्ति के पास जो है लाइसेंस है इमिग्रेशन सेवाओं को देने का। ये एक विडंबना है कि मान लीजिए कैनेडियन अथॉरिटीज़ के पास लाइसेंस लेने के पश्चात ही आदमी इमिग्रेशन प्रैक्टिस कर सकता है। अब दिक्कत ये है कि मान लीजिए एज एन इमिग्रेशन लॉयर आई हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग 100 में से जिनके पास किसी प्रकार का ना तो लाइसेंस है, और ये विडंबना है कि मान लीजिए बच्चों को भेजना है ऑस्ट्रेलिया में और स्टूडेंट्स को भेजना है कनाडा में, तो लाइसेंस कनाडा की गवर्नमेंट देगी, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट देगी, ना कि इंडियन गवर्नमेंट देगी। हमने एक RTA लगाई कैड इमिग्रेशन की तरफ से, आपको मैंने प्रेस नोट सर्कुलेट कराया है, और मैं कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि पहले इंग्लिश में है और उसके बाद हिंदी वर्जन है, और इसमें जो भी मैं आज कहूँगा वो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड है, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। और इस प्रेस नोट के नीचे यदि आप देखेंगे तो हमने एक RTA लगाई थी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। ये मिनिस्ट्री क्या कहती है, ये मिनिस्ट्री सिर्फ एक लाइसेंस देती है जो कि सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करने के लिए दिया जाता है, और उसका संबंध केवल सऊदी अरब या कुवैत या अरेबियन कंट्री से संबंधित है। अब ना तो हमारे हरियाणा में, ना पंजाब में, ना तो डिप्टी कमिश्नर्स को पता है, ना डिविजनल कमिश्नर्स को पता है, ना स्टेट गवर्नमेंट को पता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है। ये तो वही बात होगी कि डिप्टी कमिश्नर या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाकर कोई व्यक्ति कहे कि जो मुझे डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो माफ़ कीजिए डॉक्टर की प्रैक्टिस कौन करेगा, जिसके पास मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस हो। सो मैंने RTA मांगी। सो व्हाट द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि दिस मिनिस्ट्री डज नॉट इशू एनी लाइसेंस टू द एजेंट्स गिविंग वीज़ा काउंसलिंग सर्विसेज लाइक स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, विजिटर वीज़ा इन द स्टेट ऑफ हरियाणा और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसका क्या मतलब है कि किसी भी सरकार का, चाहे प्रांतीय सरकार हो, चाहे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसका कोई भी सरोकार नहीं है। ये संबंध किसका है? द वीज़ा फॉर एनी फॉरेन कंट्री इज सोवरेन राइट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट, वो किसको वीज़ा दे किसको ना दे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वीज़ा सर्विस को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो। सो ये क्या कह रहा है ये लेटर जो है कि द एंटायर क्राइटेरियन, एंटायर प्रोसेस related to the issue of license to agents dealing with visa processing and granting is issued by the respective foreign government. In the light of above, information requested through RTI application is not available with this ministry. मैंने क्या मांगा था इनसे? DGP हरियाणा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, ACS हरियाणा, DGP प्रिजन्स हरियाणा, डिप्टी कमिश्नर्स हरियाणा, मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि मुझे लिस्ट दी जाए जो कि लिस्ट ये बताए कि आपके पास कितने वीज़ा काउंसलिंग सेंटर्स हैं हरियाणा में और पंजाब में। और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये मांगा कि पूरे गवर्नमेंट में आपके पास जितने भी ऑल ओवर हरियाणा कितने ऐसे लाइसेंस हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनके पास रिस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा लाइसेंस है। उनके पास जवाब था कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का ही केवल संबंध होता है। और इन्होंने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि द मिनिस्ट्री डज नॉट इशू एनी लाइसेंस टू द एजेंट्स गिविंग वीज़ा सर्विसेज। ये कोई लाइसेंस इशू नहीं करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल
is limited to the issue of license to recruitment agents as per the provisions of the only Immigration Act 1983. Immigration Act 1983 क्या कहता है कि ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फोर्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए हरियाणा में भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। आप लोग इस वेबसाइट पे जाके देखिए, उसमें केवल सऊदी अरबिया और कुवैत से संबंधित एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी ये वीज़ा काउंसलिंग सेंटर हरियाणा, पंजाब, गुजरात और ऑल ओवर द इंडिया चल रहे हैं, ये विदाउट एनी अथॉरिटी चल रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे 10वीं पास हो चाहे 12वीं पास हो, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके ये कहता है कि मिस्टर डिप्टी कमिश्नर, आई वांट टू डू द वीज़ा काउंसलिंग सर्विसेज, गिव मी लाइसेंस। पंजाब में क्या चल रहा है, मेरा ख्याल 25,000 रुपये दे के कोई भी लाइसेंस लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। अब कनाडा में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए आया। कोई भी लॉयर होता है, अब ये काम कैसे करते हैं, मोडस ऑपरेंडी इनका क्या होता है कि जो भी वीज़ा की फाइलिंग होगी, अब वकील के पास जो होता है, वकील तो अपनी कंसल्टेंसी फी लेगा, वकालतनामा लेगा। जैसे कि एज एन इमिग्रेशन लॉयर एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होता है जिसको कि मैं साइन करता हूँ। इट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइल जो कि मैं सबमिट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट की। दिक्कत ये है, अब लॉ तो ये भी कहता है कि पेटिशनर इन पर्सन भी आर्ग्यू कर सकता है हाई कोर्ट में जाके। तो ये जितने भी वीज़ा कंसल्टेंट्स बैठे हैं, एजेंट्स बैठे हैं, इनको ना तो फाइल लगाना आता है, रामलाल गया, श्यामलाल गया, हाँ जी आपकी फ़ाइल हमने प्रिपेयर कर दी, यू पुट योर सिग्नेचर और हम आपकी फ़ाइल सबमिट करते हैं। वो खुद नहीं सबमिट करते हैं अंडर एनी लीगल अथॉरिटी। वो सबमिट कौन करता है, वो रामलाल कर रहा है या श्यामलाल कर रहा है। और जब ऐसे मामले पुलिस में जाते हैं तो पुलिस में जाना क्या बात होता है। अब आप एक बात बताइए, एक डॉक्टर यदि बस स्टैंड पे बैठ के इलाज कर रहा है, यदि उसकी एफआईआर दर्ज होती है, नेचुरली ही विल गो टू द पुलिस स्टेशन, कहेगा ठीक है जी राजीनामा कर लेते हैं। और क्लाइंट क्या सोचता है कि कौन कोर्ट के धक्के खाएगा, 10 दिए थे 2-4 मिल रहे हैं, ठीक है। इसी ढंग से जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है और ना तो इसके पीछे ना तो कोई कोर्ट केसेस हो पाते हैं। आई हैव गिवन ए रिप्रेजेंटेशन टू द हरियाणा गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट ऑल्सो एंड द प्राइम मिनिस्टर दैट मेक ए पॉलिसी। केवल वही व्यक्ति अधिकृत होना चाहिए जिसने कनाडा भेजना है। ओके, शो मी द लाइसेंस फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट। आपका लाइसेंस है तो आइए। गवर्नमेंट चाहे फीस रख सकती है 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, वो इसलिए कि प्रैक्टिस वही करेगा आदमी जिसके पास उस कंट्री का लाइसेंस हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ का लाइसेंस लिया, मैंने इमिग्रेशन लॉ का एग्ज़ाम दिया 2 साल का, उसके बाद हमें लाइसेंस दिया जाता है। मैं सोशल मीडिया में भी एक काफ़ी बात कहता हूँ, एक जन जागरण अभियान में मैंने चला रखा है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाइए, चाहे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना है, चाहे कनाडा का लगवाना है, चाहे यूके का लगवाना है, चाहे यूएसए का लगवाना है, चाहे न्यूजीलैंड का लगवाना है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन रेगुलेटरी बॉडी जो कि इमिग्रेशन लॉ का प्रैक्टिशनर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद उन व्यक्ति विशेष को लाइसेंस दिया जाता है और उस व्यक्ति विशेष को, जैसे कि मैं हूँ, मुझे किसी भी कंट्री का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द कैनेडियन अथॉरिटीज़। यदि गवर्नमेंट मुझे कहती है कि ठीक है आप फीस जमा करें, वो मैं करवा सकता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, बट द स्टेट गवर्नमेंट, नो पंजाब गवर्नमेंट, नो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव मी अ लाइसेंस। लाइसेंस इज टू बिगिन बाय द कंसर्न फॉरेन रेगुलेटरी बॉडी। मैं यही उद्देश्य लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं कनाडा था तो वहाँ भी मेरा एक ऑफिस है, तो मैंने देखा लुट पिट के लोग मेरे ऑफिस में आते थे। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मुझे एक ऑफिस अपना इंडिया में खोलना चाहिए। तो आप सभी प्रेस के महानुभावों से मेरा निवेदन है कि ये केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं है, इट्स अ सोशल इशू ऑल्सो। और 1 लाख डेली एप्लीकेशन फाइलअप होती हैं इमिग्रेशन की इंडिया में, जिसमें से कि 25,000 एप्लीकेशन जो फ्रॉड की आती हैं और 75% जो एप्लीकेशंस लगती हैं उनमें से 99% विदाउट हैविंग एनी अथॉरिटी, विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस, विदाउट हैविंग एनी लीगल अथॉरिटी टू प्रैक्टिस इमिग्रेशन लॉ। सो मेरा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक जन चेतना अभियान भी चलाना चाहता हूँ। एंड माई नेक्स्ट स्टेप विल बी, आई हैव गिवन ए रिप्रेजेंटेशन द गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट ये रिप्रेजेंटेशन नहीं फॉलो करती है, then my next step will be go to the High Court and go to the Supreme Court, because I have all the documentary evidence कि एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस चाहिए, एक लॉयर को चाहिए बार काउंसिल इंडिया का। इसी प्रकार एक इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उस कंसर्न फॉरेन गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस पॉलिसी टू ग्रांट लाइसेंस। अब बात आती है कि बिजनेस, कई लोग कहते हैं कि बिजनेस बड़ा खराब हो जाएगा, बड़ी बेरोजगारी फैल जाएगी, लोग बहुत काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? हियर इज आंसर। एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है,
There are 100 chemists. The 100 chemists can only prescribe the medicines, they can't give the medical advice. So यही बात है कि बहुत से लोग हैं, मेरे कई साथी जो इंडिया आके इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो देखते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं किसी को लाइसेंस दे देती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब है. So my appeal to the Indian government, to the central government is this, that please make a policy and allow only those persons who have a license from the concerned foreign regulatory body